हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। उसके आंसर्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं, तो चलिए आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग भी इसको, जो सही आंसर्स हैं उसको, जिसको जो आंसर नहीं आते होंगे वो अपनी कॉपी में उस क्वेश्चन और आंसर दोनों को ही लिख लेगा और केवल सही आंसर्स को लिखिएगा, जिससे बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डीएनए इफ स्ट्रेच्ड टू इट्स फुल लेंथ। पहला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन, ये जो आंसर है ये आप लोगों को 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। आपको कई लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा जिन्होंने 12th में एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ी होगी, कि अगर डीएनए को पूरी लेंथ में स्ट्रेच करें तो वो 2 मीटर लंबा हो जाता है। ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस भी कर चुकी हूँ क्लास में। ठीक, उसके बाद देखिए, विच हिस्टोन स्टेबलाइजेस द कॉम्प्लेक्स। देखिए, जब डीएनए न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में अरेंज होता है तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है। हिस्टोन में कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है वो ऑक्टामर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाती हैं, और कुछ क्या करती हैं, इसको स्टेबलाइज करती हैं या लिंक करती हैं, जो ऑक्टामर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो उसमें जो H1 हिस्टोन है वो लिंक करने का और स्टेबलाइज करने का काम करता है, जो न्यूक्लियोसोम की असेंबली होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा H1। उसके बाद, हाउ मच डीएनए इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट या बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के नहीं होते, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया यहाँ पे, कि डीएनए यूकैरियोट्स में कितना प्रेजेंट होगा। तो अगर प्रोकैरियोट्स से कंपेयर किया जाए तो उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा डीएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग बस देख लीजिएगा एक बार कि 1000 टाइम्स मोर होता है लगभग, जिसको हम कह सकते हैं अप्रॉक्स। ठीक, 1000 टाइम्स मोर देन प्रोकैरियोट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, न्यूक्लियोसोम इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ क्या। ठीक है, न्यूक्लियोसोम प्राइमरी स्ट्रक्चर है किस चीज़ का। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसका न्यूक्लियोसोम ही क्या होता है, एक तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर है या उसकी यूनिट है। अगर कहा जाए क्रोमेटिन की यूनिट क्या होती है तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम, मतलब एक बेसिक यूनिट जिससे क्रोमेटिन मिलकर के बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन। क्रोमोसोम क्यों नहीं होगा, क्रोमोसोम तो हम तब कहते हैं जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जब वो डिवीज़न के लिए रेडी होता है, तब हम उसको क्रोमोसोम कहते हैं। उसके पहले हम क्रोमेटिन ही, जनरल टर्म में, इंटरफेस स्टेज में हम क्रोमेटिन टर्म का ही यूज़ करते हैं, क्रोमोसोम केवल डिवीज़न के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद आर्जिनिन किस टाइप का अमाइनो एसिड है आपका, आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड है। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ये सारे बेसिक अमाइनो एसिड है। ये तीन ही हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद द हिस्टोन, नेक्स्ट है 6, द हिस्टोन फॉर्म ए स्ट्रक्चरल कोर नोन एज। अब हिस्टोन देखिए क्या बनाता है, आपको पता है हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है, लेकिन ऑक्टामर वाला इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया होगा, तो आप नन ऑफ द एबव लगाएंगे। देखिए, कोई भी ऑप्शन ऑक्टामर वाला नहीं दिया है। हेक्सामर, पेंटामर, क्रोमेटिन थ्रेड, ये सब दे के रखा हुआ है, लेकिन इसमें ऑक्टामर नहीं दिया है, तो इसका नन ऑफ द एबव हो जाएगा। उसके बाद, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स आर देयर। हिस्टोन कितने टाइप के होते हैं, तो आपको पता है हिस्टोन 5 टाइप्स के होते हैं, H1, H2, H3, H4, और H2 के 2 टाइप होते हैं, H2A, H2B। तो 5 टाइप्स के हो गए। उसके बाद, व्हाट सेपरेट्स वन न्यूक्लियोसोम कोर फ्रॉम अनदर। अब देखिए, न्यूक्लियोसोम के कोर को भी मैंने बताया, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, कि लिंकर डीएनए जो होते हैं जिसमें H1 हिस्टोन पाए जाते हैं, वो हमारे एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से अलग करते हैं। तो लिंकर डीएनए या स्पेसर डीएनए, इसमें आंसर सही हो जाएगा। और वहाँ पे कौन सा हिस्टोन मॉलिक्यूल पाया जाता है, H1। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ लॉन्ग आर द सोलेनोइड्स आफ्टर फोल्डेड इनटू सुपर क्वाइल लूप्स। जब सोलेनोइड फर्दर क्वाइल होते हैं तो कैसे, कितने डायमेंशन का लूप बनाते हैं, तो इसका आंसर 350 नैनोमीटर हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में भी चेक कर लीजिएगा कि क्या आंसर लिखा हुआ है। ये मैंने लिखवाया है आपको, हर एक स्ट्रक्चर जैसे जैसे फोल्ड होता जाता है उसका क्या साइज़ होता चला जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को शायद डिस्कस किया है कॉपी में, तो मतलब वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 10 देखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच स्टोन इज एसोसिएटेड विद अदर टू फॉर्म स्ट्रक्चरल कोर। अब देखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच हिस्टोन, मतलब एक हिस्टोन का कितना मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल कोर को बनाने में इन्वॉल्व होता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच हिस्टोन, तो सबके 2 2 मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, तो H3 और H4 के भी 2 2 होते हैं, H2A के भी 2 होते हैं, तभी तो ऑक्टामर बनता है।
तो उसमें क्या होता है, फिर से मैं बता दे रही हूँ, एक हिस्टोन के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 4 ही टाइप की हिस्टोन है आपकी जो न्यूक्लियोसोम का कोर बना रहे हैं। एक तो लिंकर में इन्वॉल्व है, तो 4 टाइप की जो हिस्टोन है वो 2-2 मिल जाएंगे, तभी क्या बनेगा, ऑक्टामर। मतलब H2A भी 2 होगा, H2B भी 2 होगा, H3 भी 2 होगा और H4 भी 2 होगा। तो 2 मॉलिक्यूल हर एक हिस्टोन के एसोसिएट होकर के स्ट्रक्चरल कोर या ऑक्टामर की फॉर्मेशन करते हैं। 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ह्यूमन जीनोमिक DNA कंटेन्स 2.8 into 10⁹ बेस पेयर्स। There are 4 types of histone. DNA is organized in 3 different forms. Chromatin contains the entire DNA of cell. सब कुछ सही लिखा हुआ है, लेकिन जो उसमें बी वाला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है 4 टाइप के हिस्टोन होते हैं, लेकिन हमें पता है हिस्टोन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू नहीं पूछा है। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का जरूर एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप ट्रू देख के जो 3 सही उनमें से कोई एक लगा के चले आएँ, तो इसमें आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। उसके बाद 12 देखिए, टू गेट न्यूक्लियस इनटू द DNA व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। अब DNA का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसको न्यूक्लियस के अंदर पैक होने के लिए, तो न्यूक्लियस के अंदर पैक होने के लिए DNA को कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पैक्ट कैसे होगा, जब वो हिस्टोन के साथ अरेंज हो जाएगा। तो इसमें सर्कुलर और लीनियर ऑप्शन ही होगा, कॉम्पैक्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए, व्हाट इज क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर डिस्कस हो ही चुका है कितनी बार कि DNA जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो वो क्रोमेटिन फाइबर कहलाता है, या क्रोमेटिन फाइबर की यूनिट क्या है, DNA कॉम्प्लेक्स प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसको हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DNA। अब DNA की ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनमें से न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन फाइबर, सोल्यूट, तो सभी आती हैं। आपने देखा होगा कि ये सभी चीज़ें एक के बाद एक बनती चली जाती हैं और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, हमारा क्रोमेटिन या DNA का फाइनल स्ट्रक्चर बन जाता है। उसका 15 है, इन द बीड ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल द बीड इज मेड अप ऑफ। बीड किस चीज़ का बना होता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन का। बीड कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, या हम उसको क्या कह सकते हैं, मेन जो असेंबली है जो बीड बना रही है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 8 हिस्टोन प्रोटीन में हर एक हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 2-2 यूनिट होती है और H1 लिंकर DNA पे प्रेजेंट होता है। फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन 16 वाला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन नेचर। तो इसका आंसर 5 पहले हो भी चुका है। न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ DNA, हिस्टोन प्रोटीन और लिंकर H1, बी ऑप्शन इसका सही है, कोई भी इसमें डाउट ना हो किसी को। 18 देखिए, विद रिस्पेक्ट टू असेंबली ऑफ एवरी कोर हिस्टोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अब देखिए, जब कोर हिस्टोन की बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू असेंबली ऑफ एवरी कोर हिस्टोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अ कंजर्व्ड रीजन, हिस्टोन फोल्ड डोमेन, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, 2 अल्फा हेलाइसिस एंड एन अनस्ट्रक्चर्ड लूप। देखिए, आपको मैंने बहुत कोर हिस्टोन के बारे में उसका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बताया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप अभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ है कि कोर हिस्टोन का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और उसमें कौन कौन से सीक्वेंस इन्वॉल्व होते हैं, ये भी आपको नहीं पता है। इसको आप स्किप कर सकते हैं। वैसे इसका अगर आप लोग एक बार पढ़ना चाहें तो इसका आप ऑप्शन देख लीजिए, 2 अल्फा हेलाइसिस एंड एन अनस्ट्रक्चर्ड लूप। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बाई चांस आ भी गया तो आप इसको लगा सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी जिसको टफ लग रहा है वो छोड़ भी सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन पेयर्स फॉर्म्स टेट्रामर इन सॉल्यूशन। अब देखिए, टेट्रामर कौन बनाएगा सॉल्यूशन में, हमको पता है कि जब हम ऑक्टामर जब बनता है तो उसमें 2 H2A होते हैं, 2 H2B होते हैं, 2 H3 होते हैं, 2 H4 होते हैं, जिसमें से हमारा H2A H2B क्या बनाते हैं, होमोडाइमर्स, सॉरी हेट्रोडाइमर बनाते हैं, क्योंकि H2A H2B है तो दोनों H2 डाइमर बनाएगा। लेकिन H2A और H2B 2 टाइप के एक तरीके से हो गए ना, एक ही चीज़ का 2 अलग अलग तरीके से डिवीजन हो गया है, तो हम उसको कहते हैं हेट्रोडाइमर। तो अगर H2 वाला हिस्टोन है तो वो क्या बनाएगा, जैसे इसमें ऑप्शन बी दे के रखा हुआ है, H2A और H2B अगर आपस में इसको सॉल्यूशन में बनाएंगे तो ये बनाएगा हेट्रोडाइमर। लेकिन H3 H4 ये टेट्रामर बनाएगा। ठीक है, ये आपस में 2 H3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, 2 H4 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो ये हमारा टेट्रामर बन जाएगा। इसको हम होमोडाइमर नहीं कहेंगे। ठीक है, होमोडाइमर तभी कहा जाएगा, सॉरी हेट्रोडाइमर तब कहा जाएगा जब एक ही तरीके के 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा H3 और H4। उसके बाद 20 देखिए, विद रिस्पेक्ट टू द टेल्स ऑफ द हिस्टोन मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। टेल का मतलब क्या होता है, जो हमारा लिंकर DNA होता है,
तो टेल ऑफ द हिस्टोन मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एंड टर्मिनल एक्सटेंशन लैक डिफाइंड स्ट्रक्चर साइट फॉर एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये क्वेश्चन भी आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि अभी आपने इसके बारे में, जैसे मैंने बताया कि आपने इसका बहुत ज़्यादा डिटेल वर्जन नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, आपका ये नेट वेट एग्जाम में आता है, तो अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स आर ऑब्जर्व बिटवीन द डीएनए एंड द हिस्टोन कोर प्रोटीन। कितने कॉन्टैक्ट्स होती है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कोर प्रोटीन के बीच में, तो इसको आपको याद कर लीजिए। 14 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और ये कॉन्टैक्ट्स किस तरीके से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका वही है कि एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन किस तरीके का होता है। तो कोई वॉन्डर वॉल या हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग नहीं होती, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हिस्टोन के साथ, ठीक है। तभी वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली, ठीक है। जितने भी हमारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसकी वजह से डीएनए हिस्टोन आपस में जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एसोसिएट होकर के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन वेयर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। को सबको पता है, आंसर न्यूक्लियोइड होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कैसे पाए जाते हैं, 70S, और यूकैरियोट में 80S टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 70S टाइप के राइबोसोम्स हो जाएगा सही ऑप्शन। उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक्स प्लेस इन दिस वे। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है प्रोकैरियोट्स में, हम पिछली बार हम पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में कि बैक्टीरिया में किस तरीके का रिकॉम्बिनेशन होता है। तो हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, कॉन्जुगेशन भी होता है और ट्रांसडक्शन भी, तो तीनों ही टाइप के होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में कौन सा किस तरह का जेनेटिक ट्रांसफ़र किया, तो हम क्या पढ़ते हैं, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, पूरा उसका जो टाइटल ही है वो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। ये आप लोग इंटर में पढ़ चुके हैं। आप ये मत कहिएगा कि पढ़ाया नहीं है, ये नहीं किया, तो सभी लोग इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को इंटर में पढ़ के आए हैं। अगर नहीं भी पढ़ाया तो एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा। बस इतना याद रखना है उसमें आपको, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद विच टाइप ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वायरल वेक्टर। अब देखिए वायरल वेक्टर या बैक्टीरियोफेज जब ट्रांसफर करता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये भी हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो कोई ये ना कहे कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है। इसका आंसर ट्रांसडक्शन। अब ये भी मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन हम यहाँ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आपका जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं डीएनए। ये आपका आ सकता है क्वेश्चन आपका प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद 28 देखिए, व्हाट प्लाज्मिड यूजुअली इन मल्टीपल कॉपीज इन अ प्रोकैरियोट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स टू अटैक ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म। अब देखिए इसमें जो एक कॉल प्लाज्मिड होता है वो कॉलिसिन टाइप का एक बनाता है मॉलिक्यूल, इसको जो क्या करता है दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को सराउंडिंग में इनहिबिट करता है। तो कॉल प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया के पास रहेगा वो आराम से अपना ग्रो कर सकता है, उसकी विसिनिटी में कोई भी दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कॉलिसिन बनाएगा। तो कॉलिसिन क्या करेगा, वो दूसरे बैक्टीरिया के लिए एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम करेगा, वो मार देगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे कोई और नहीं ग्रो कर पाएगा। तो कॉल प्लाज्मिड जो होते हैं वही ये काम करते हैं, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो या किसी तरीके का भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एफ प्लाज्मिड क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसफ़र में, मेटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड भी एक टाइप होता है प्लाज्मिड का, ठीक है, जो डिग्रेडेशन करते हैं सर्टेन कंपाउंड्स का, ठीक है। वो भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको आर, एफ और कॉल प्लाज्मिड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए मेन है। उसके बाद देखिए, व्हाट टाइप ऑफ फेज फैसिलिटेट स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। जब मैंने आपको लास्ट सेम में लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया भी था कि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन लाइसोजेनिक फेजेस करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे एक पर्टिकुलर साइट पे जाके उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है वो होता है लाइसोजेनिक फेजेस में, और जो जनरलाइज्ड होता है वो होता है लाइटिक फेजेस, ठीक। उसके बाद देखिए, बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग जेनेटिक मटेरियल दैट कैन बी एडवांटेजियस इन सर्टेन एनवायरनमेंट। दिस टाइप ऑफ जीन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जब शेयर करने वाली बात आती है, जहाँ भी वहाँ पे हमारा कॉन्जुगेशन हो जाता है, जो हमारा क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र तो होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है पहली जगह से, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है, शेयर हो जाता है। शेयरिंग का अगर मैटर आएगा, शेयरिंग जेनेटिक मटेरियल, तो हमेशा कॉन्जुगेशन ही वहाँ पर
होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बाकी जो चीज़ें नहीं हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। न्यूक्लियोसोम ही जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में मेन है आपका यूकैरियोट्स के केस में। तो यही सारे क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे आपके। जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ उसको प्लीज़ सीरियसली पढ़ लीजिएगा, कोई भी चीटिंग के भरोसे ना रहे, क्योंकि आएंगे यही सब क्वेश्चन। आप पढ़े होंगे तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, वरना आप चीटिंग के भरोसे आपका टाइम भी ओवर हो जाएगा, चीज़ें भी गलत हो जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी जो टाइम बचा है उसमें कम से कम जितने MCQs हम दे रहे हैं या दे चुके हैं उसको प्लीज़ अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने नहीं रीड किया है। तभी तो कई लोगों को ये भी लग रहा था कि मैंने जो अभी क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें क्वेश्चन कुछ मैंने बाहर से दे दिए थे, लेकिन मैंने आप लोग एक भी क्वेश्चन उठा के देखिए मैंने बाहर से नहीं दिए थे, लेकिन आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए या गलत कर दिया आपने, क्योंकि आपने उसको ठीक से नहीं पढ़ा। तो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, आपको ऑप्शन देख के वहाँ पर याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ साथ। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन भेज दूँ आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, या उसको आप लोगों ने सोच के रखा हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी मदद के। अभी आप लोग पढ़ेंगे तो अभी वाला एग्ज़ाम तो निकलेगा ही, बाद के भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।